गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन बी समूह के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्ययन सत्र में हमने विटामिन B1, B2 और B3, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, इनकी रासायनिक संरचना और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग इनके कार्य, स्रोत तथा कमी के प्रभाव व दैनिक आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन बी के कार्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं वो सभी उनके कार्य मिलते जुलते हैं। ये विटामिन कोएंजाइम के रूप में सक्रिय होते हैं और विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। जैसे कि विटामिन B1 थायमिन, जो कि TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में जिन जैव रासायनिक क्रियाओं में अपनी भूमिका अदा करता है वे हैं, पहला है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। आपको ध्यान होगा कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट पायरुविक एसिड में बदलता है और ये पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, जो कि क्रेब्स चक्र में जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने के लिए TPP की ज़रूरत होती है। वहीं इसी क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में भी बदलने के लिए TPP की ज़रूरत होती है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। इस प्रकार विटामिन B1 अर्थात थायमिन कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करने में मदद करता है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ पेंटोजेस एंड NADPH। यह विटामिन TPP के रूप में 5 कार्बन शर्करा वाली राइबोस तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा के निर्माण तथा NADPH में मदद करता है, जो कि DNA और RNA बनाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार से क्या करता है, ये TPP जो है वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के साथ कोएंजाइम के रूप में जुड़ता है, जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है HMP शंट अर्थात हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में द्वारा, जिसके द्वारा पेंटोज यानी कि 5 कार्बन शर्करा का निर्माण होता है। वहीं विटामिन B2 FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड तथा FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में ग्लूकोज, वसी अम्ल तथा अमीनो अम्लों से ऊर्जा मुक्त करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन विटामिन B6 और फॉलेट को अपने सक्रिय कोएंजाइम तथा स्टोरेज फॉर्म के रूप में संग्रहित होने में सहायता करता है, यानी कि ये विटामिन B6 और फोलेट को उनकी सक्रिय कोएंजाइम फॉर्म में बदलने में सहायता करता है। विटामिन B3, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं, उसके 2 सक्रिय स्वरूप हमने पढ़े थे, NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट तथा NADPH निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट हाइड्रेट्स। ये NADP और NADPH दोनों ही जो सक्रिय स्वरूप है, ये हमारे शरीर में 200 से भी ज़्यादा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। NAD कैटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि अपचय वाली रिएक्शंस में प्रक्रियाओं में भाग लेता है, जो कि ब्रेकडाउन का काम करती है। वहीं NADP एनाबॉलिक रिएक्शंस अर्थात उपचय वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। दोनों ही कोएंजाइम्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अल्कोहल से एनर्जी मुक्त करने में मदद करते हैं। विटामिन B नर्व कंडक्शन अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे शरीर में होते हैं, जो कि संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसमें भी मदद करता है। कैसे? थायमिन ट्राइफॉस्फेट TTP जो है वो
न्यूरल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस में सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जिसकी वजह से संवेदनाओं का प्रवाह होता है। वहीं थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP एसिटाइल कोलाइन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज में मदद करता है। यानी कि थायमिन दो प्रकार से काम करता है। पहला तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने में, दूसरा TTP के रूप में न्यूरल मेम्ब्रेन्स के द्वारा सोडियम के ट्रांसपोर्ट में। ट्रिप्टोफेन जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो अगर आपकी बॉडी में एफिशिएंट मात्रा में, काफ़ी मात्रा में है, तो विटामिन B1 थायमिन उसको नियासिन में परिवर्तित करने में भी सहायता करता है। नियासिन विटामिन B3 है और ट्रिप्टोफेन एसेंशियल अमीनो एसिड है। वहीं विटामिन B2 की हम बात करें तो वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड में जो विभिन्न हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में भी मदद करते हैं। और इसके अतिरिक्त ग्लाइकोजन के सिंथेसिस यानी कि निर्माण में, ग्लाइकोजेनेसिस में और फैटी एसिड्स वसी अम्लों के कैटाबॉलिज्म अर्थात अपचय प्रक्रिया यानी कि ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। विटामिन B2 भी ट्रिप्टोफेन को नियासिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। विटामिन B3 नियासिन जो कि हमने बताया था कि NAD एंड NADPH के रूप में काम करता है और NAD एनाबॉलिक रिएक्शंस में और NADP कैटाबॉलिक रिएक्शंस में काम करता है। तो विटामिन B3 की जो एक्टिव फॉर्म है वो प्रोटीन, फैट और 5 कार्बन शर्कराएँ पेंटोजेस जो कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है जो DNA और RNA का निर्माण करती है, उनको बनाने में भी मदद करता है। स्रोत, वैसे तो हमने पढ़ा था कि विटामिन B समूह के स्रोत लगभग समान हैं, लेकिन फिर भी किस फूड में कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके आधार पे हमने विटामिनों के स्रोत को श्रेष्ठ और उत्तम स्रोत में वर्गीकृत किया। हम बात करें विटामिन B1 थायमिन की, तो सर्वश्रेष्ठ स्रोत खमीर जो कि 3 to 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। उसके अलावा हाथ का कुटा चावल, तिल और तिलहन और सूखे मेवे विटामिन B1 के रिच सोर्सेस में आते हैं। वहीं उत्तम स्रोत में कमल ककड़ी जो कमल का फूल होता है उसकी डंडी, कमल डंडी या कमल गट्टा, सोयाबीन, संपूर्ण अनाज, साबुत दालें, सूअर का मांस अर्थात पोर्क और यकृत लिवर भी विटामिन B1 थायमिन के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। हम बात करें विटामिन B2 की, तो पुनः विटामिन B2 और B3 सूखा खमीर, यीस्ट जो है वो तीनों ही विटामिनों का श्रेष्ठ स्रोत है। इसके अलावा यकृत भी विटामिन B समूह का श्रेष्ठ स्रोत है। विटामिन B2 स्किम मिल्क पाउडर और संपूर्ण दूध पाउडर, होल मिल्क पाउडर में भी अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा ताज़ा अंडा, मांस, मछली, बादाम एवं नट्स, दालें और फलियां, ताज़ा दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के उत्तम स्रोत है। विटामिन B3 नियासिन, जिसमें सूखा खमीर की हमने बात कर ली। नियासिन विटामिन B3 मूंगफली विटामिन B3 नियासिन का श्रेष्ठ स्रोत है। इसके अलावा यकृत और चावल की भूसी यानी राइस ब्रान, जिसको कि हम चावल की प्रोसेसिंग के दौरान, धान की प्रोसेसिंग के दौरान हटा देते हैं, उसमें विटामिन B3 नियासिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त उत्तम स्रोत के रूप में संपूर्ण गेहूँ, जौ, साबुत अनाज, साबुत दालें और फलियां, मूली के पत्ते और मांस, मछली विटामिन B3 के उत्तम स्रोत है। आपने स्लाइड में देखा होगा कि सूखा खमीर, हाथ के कुटे चावल यानी कि राइस ब्रान हम बोल सकते हैं उसको, तिलहन और सूखे मेवे, यकृत जो है वो विटामिन B1, B2, B3 तीनों के ही श्रेष्ठ स्रोत है। उसके अलावा साबुत अनाज, साबुत दालें, फलियां और मांस, मछली, मुर्गी, अंडा इत्यादि विटामिन B1, B2, B3 तीनों के ही उत्तम स्रोत के रूप में उपलब्ध हैं। हम बात करें विटामिन B की कमी के प्रभाव। वैसे तो विटामिन B की कमी के प्रभाव चूँकि स्रोत समान है, इनके कार्य समान है, तो इनके प्रभाव जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अलग अलग विटामिनों के स्पेसिफिक डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट्स व्यक्तियों को, सब्जेक्ट्स को इस प्रकार के आहार देकर
प्राप्त की गई या सिम्टम्स का पता लगाया गया, जिससे कि एक ही विटामिन की कमी हो, बाकी विटामिन मिलते रहें। इसके लिए क्या करते हैं, व्यक्ति को सामान्य आहार के साथ कुछ विटामिन एंटागोनिस्ट दे देते हैं, जो उस पर्टिकुलर विटामिन की जैविकी पाचन, अवशोषण और जैविकी उपलब्धता में बाधा डालता है और उसकी कमी के प्रभाव देखे जा सकते हैं। विटामिन बी की कमी के प्रभाव या बी समूह की कमी के प्रभाव, चूँकि जल विलेय विटामिन है तो 15 से 20 दिनों के उपरांत ही देखे जा सकते हैं। B1 की कमी से जो बीमारी या लक्षण उभर के आते हैं उसको हम बेरी बेरी कहते हैं। 2 या 3 प्रकार की बेरी बेरी भी कह सकते हैं, शुष्क बेरी बेरी जिसको ड्राई बेरी बेरी भी कहते हैं, आर्द्र बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी तथा इन्फेंटाइल बेरी बेरी अर्थात शिशुओं में होने वाली बेरी बेरी। ये भी 2 प्रकार की होती है, शुष्क और आर्द्र। ड्राई बेरी बेरी या शुष्क बेरी बेरी जहाँ मनुष्य के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट अधिक करती है, वहीं आर्द्र बेरी बेरी या वेट बेरी बेरी जो है वो मनुष्य के कार्डियक सिस्टम को, हृदय संबंधित प्रणाली को विशेष रूप से प्रभावित करती है। विटामिन B2 जिसकी कमी से ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है, जिसके 3 से 4 लक्षण मुख्यतः दिखाई देते हैं। पहला है चिलोसिस अर्थात होठों में दरारें पड़ना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होठों के किनारों पर दरारें पड़ना, और ग्लोसाइटिस अर्थात जीभ में होने वाले परिवर्तन, जिसमें जीभ पर जो पैपिले सूत्र पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, या जीभ मैजेंटा कलर की हो जाती है, या डार्क रेड हो जाती है, या उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, या स्वेलिंग पाई जाती है। इन सभी लक्षणों को ग्लोसाइटिस के अंतर्गत रखा गया है। ग्लोसाइटिस में विविध प्रकार की ग्लोसाइटिस देखी जा सकती है। विटामिन B3 या नियासिन जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है, इसमें 3 Ds मेनली पाए जाते हैं। फर्स्ट D फॉर डिमेंशिया अर्थात नर्वस डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति कुछ भुलक्कड़ हो जाता है, उसको इल्यूजन्स महसूस होने लगते हैं, डुप्लीकेट प्रतिबिंब दिखाई देता है, इस तरह का किसी के व्यक्ति के होने का एहसास होता है, डिमेंशिया। दूसरा D फॉर डर्मेटाइटिस अर्थात त्वचा संबंधित रोग। विटामिन B3 या नियासिन में की कमी से होने वाले जो त्वचा संबंधित रोग होते हैं वो शरीर के दोनों हिस्सों में एक जैसे होते हैं। इसको द्विपार्श्वीय सममितीय डर्मेटाइटिस अर्थात बाईलैटरल सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, या पेलेग्रस डर्मेटाइटिस। और तीसरा D डायरिया के लिए, क्योंकि विटामिन B3 स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से GIT की म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है और पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण, भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और अपचित भोजन डायरिया या दस्तों के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगता है, डायरिया। ये देखिए विटामिन B1 जैसे शुष्क बेरी बेरी, इसमें बताया है कि रोगी का नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, जिससे उसके हाथ पैरों में सुन्नाहट भी महसूस की जाती है, उसको पैर हिलाने में कठिनाई महसूस होती है, चल नहीं सकता, बेड रिडन हो जाता है, उसको पैरों में बहुत दर्द होता है, भूख की कमी महसूस होती है और कब्ज़ की समस्या बनी रहती है। वहीं आर्द्र बेरी बेरी या वेट बेरी बेरी जिसमें रोगी को सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है, क्योंकि हृदय संपूर्ण शरीर को ब्लड अर्थात ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, जिसको टकाईकार्डिया के नाम से भी जाना जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है और कभी कभी हार्ट फेल होने की समस्या भी आ जाती है। वेट बेरी बेरी में जो एक लक्षण खास रूप से देखा जाता है वो होता है हाथों और पैरों में सूजन अर्थात एडिमा की उपस्थिति। ये देखिए ये विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाले वेट बेरी बेरी के लक्षण दिखाएं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग ऑफ फीट, हाथ पैरों में सूजन, इंक्रीज हार्ट रेट और टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों में सुन्नाहट रहती है। दूसरे चित्र में आपको दिखाया गया है लंग्स का एक्सरे बताया है, जिसमें डायलेशन ऑफ राइट हार्ट एंड हार्ट फेलियर, यानी कि हृदय के दाएं हिस्सा खुल जाता है, फैल जाता है, फूल जाता है और हार्ट फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके थर्ड डायग्राम में आप पैरों में सूजन बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हाथ से दबाने के बाद गड्ढा सा पड़ जाता है जो जल्दी से भरता नहीं है, ये सूजन का अहम लक्षण है। ये शुष्क बेरी बेरी के लक्षण दिखाए हैं, जिसमें कॉमन सिम्टम्स बताया लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स, क्योंकि शुष्क बेरी बेरी जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो आप देखिए रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशंस हाथ पैरों में महसूस किए जाते हैं, नंबनेस ऑफ फीट, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं,
पेनफुल टेंडर मसल्स, बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है, इमेसिएशन, मांसपेशी क्षति देखी जाती, कन्फ्यूजन्स, मेंटल डिसऑर्डर है, इनएबिलिटी टू स्पीक, व्यक्ति कई बार बोल भी नहीं पाता और बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है ड्राई पेरीफेरी में। ये विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी के प्रभाव, जिसको हमने ए राइबोफ्लेविनोसिस भी कहा था, मैंने 3 लक्षण आपको मुख्य रूप से बताए थे। पहला चित्र एंगुलर स्टोमेटाइटिस अर्थात होठों के किनारों पर दरारों को स्पष्ट कर रहा है, दूसरा भी एंगुलर स्टोमेटाइटिस को दर्शा रहा है, तीसरे चित्र में एंगुलर स्टोमेटाइटिस के साथ साथ होठों पर आपको ये सीधी रेड कलर की लाइनें डार्क दिख रही होंगी जो चिलोसिस का लक्षण है, और चौथा और पांचवा चित्र ग्लोसाइटिस का, जिसमें चौथे चित्र में एट्रोफिक ग्लोसाइटिस अर्थात कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो पेपिले हैं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, और पांचवें चित्र में मैजेंटा टंग, जीभ जो है वो बहुत डार्क रेड कलर की हो गई, कुछ हिस्सा वाइटिश है। तो विविध प्रकार की ग्लोसाइटिस जो है वो विटामिन बी समूह की डेफिशिएंसी में देखी जा सकती है। ये विटामिन B3 या नियासिन की कमी के प्रभाव, जिसको मैंने आपको पैलेग्रस डर्मेटाइटिस कहा था, आप देखिए दोनों हाथों पे बिल्कुल समान डर्मेटाइटिस है, स्किन संबंधी डिसऑर्डर है, स्किन के छिलके से उतर गए और लाल रंग की हो गई है। वहीं दूसरा चित्र पैरों में डर्मेटाइटिस को दिखा रहा है, बिल्कुल बायलैटरल है। तीसरे चित्र में आप देखिए गर्दन के नीचे गले के हिस्से में डर्मेटाइटिस और दोनों शोल्डर्स पे बिल्कुल बराबर सिमेट्रिकल है। गले पर दिखाई देने वाली ये जो डर्मेटाइटिस है, इससे जो निशान बनते हैं, इसको कई बार हम काजल्स नेकलेस के नाम से भी जानते हैं। अभी तक मैंने कमी के प्रभावों की बात करी, हम बात करें दैनिक आवश्यकता की। चूँकि विटामिन बी समूह के जो विटामिन है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ऊर्जा मुक्त करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस में को एंजाइम के रूप में भाग में लेते हैं। तो ये तीनों ही विटामिन जो है, इनकी मांग, दैनिक मांग या दैनिक आवश्यकता है, जो वो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता से प्रभावित होती है, और इसी कारण इनकी आवश्यकताएं विटामिन B1 0.5 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी, विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं 0.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी, और वहीं विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं 6.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी पर डे महसूस की गई है या ICMR के द्वारा सुझाई गई है। मुझे आशा है कि आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताए गए विटामिन B1, B2 और B3 के कार्य, स्रोत तथा कमी के प्रभाव व दैनिक आवश्यकताएं भली भांति समझ में आ गई होंगी। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग विटामिन बी समूह के शेष रहे विटामिनों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।